शुरुआती अरमान चाइना का न्यूक्लियर सपना। शुरुआत। चीन के न्यूक्लियर एम्बिशंस के बीच वर्ल्ड वॉर 2 की राख में बोए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की भयावह शक्ति ने पूरी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। चीन के लिए एक ऐसा राष्ट्र जो ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, न्यूक्लियर वेपन्स का आगमन एक वेकअप कॉल था। 1941 में सिविल वॉर से विजयी होकर उभरी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दशकों के संघर्ष से तबाह देश विरासत में मिला था। टूटी हुई अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण और अपनी लेजिटिमेसी स्थापित करना नई सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम थे। हालांकि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल से लैस यूनाइटेड स्टेट्स से परसीव्ड थ्रेट ने चीन की सुरक्षा को लेकर एक नया आयाम जोड़ दिया। 1950 में शुरू हुए कोरियाई युद्ध ने चीन की चिंताओं को और बढ़ा दिया। यह संघर्ष, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी उत्तर कोरिया और चीनी सेनाओं के खिलाफ आमने सामने थे, कोल्ड वॉर को चीन के दरवाजे पर ले आया। कोरियाई युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर खुलकर विचार किया गया था। इस अनुभव ने उन देशों की वल्नरेबिलिटी को रेखांकित किया जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, खासकर ऐसी दुनिया में जो तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स से परिभाषित हो रही थी। इस पृष्ठभूमि में माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में बीजिंग में लीडरशिप ने अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। यह निर्णय कई कारणों से प्रेरित था: सुरक्षा संबंधी चिंताएं, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और सुपर पावर्स के दबदबे से मुक्त होने की इच्छा। सोवियत संघ का मददगार हाथ, एक साझेदारी और उसका अंत। न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने के लिए चीन के जर्नी को शुरुआत में उसके तत्कालीन सहयोगी सोवियत संघ ने मदद की थी। 1950 के दशक की शुरुआत में मॉस्को ने यह समझा कि न्यूक्लियर आर्म्ड चाइना यूनाइटेड स्टेट्स के इन्फ्लुएंस को कम करने में मददगार साबित हो सकता है और टेक्निकल असिस्टेंस और विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया। चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखने में सोवियत सहायता महत्वपूर्ण साबित हुई। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिए सोवियत संघ भेजा गया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण और सामग्री चीन में आने लगे। यह कोलैबोरेशन शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों में चीन सोवियत गठबंधन की मजबूती का प्रमाण था। हालांकि यह साझेदारी अल्पकालिक थी। 1950 के दशक के अंत तक वैचारिक मतभेदों और भू राजनीतिक तनावों ने दो कम्युनिस्ट दिग्गजों के बीच दरार पैदा करना शुरू कर दिया था। सोवियत संघ द्वारा अपनी न्यूक्लियर नॉलेज को पूरी तरह से साझा करने की अनिच्छा और दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास के कारण उनके सहयोग में दरार आ गई। चीन सोवियत गठबंधन के टूटने के चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर महत्वपूर्ण परिणाम हुए। 1960 में सोवियत सहायता की अचानक वापसी ने चीन को खुद के हाल पर छोड़ दिया। चीनी वैज्ञानिक और इंजीनियर, जो अब अपने सोवियत समकक्षों के मार्गदर्शन से वंचित थे, को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जटिल दुनिया में स्वतंत्र रूप से महारत हासिल करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा। चीन बना न्यूक्लियर पावर लोप नूर में परीक्षण। सोवियत संघ की वापसी से हुए झटके के बावजूद न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने का चीन का दृढ़ संकल्प कम नहीं हुआ। चीनी वैज्ञानिक और इंजीनियर, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसके आधार पर और राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित होकर अपने प्रयासों में जुट गए। 16 अक्टूबर 1964 को दुनिया ने विस्मय और आशंका के साथ देखा जब चीन ने झिंजियांग प्रांत के एक दूरस्थ परीक्षण स्थल लोपनूर में अपने पहले न्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण किया। 596 कोड नाम वाला यह सफल परीक्षण यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत संघ के न्यूक्लियर ड्यूओपोली को तोड़ते हुए एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के रूप में चीन के आगमन का प्रतीक था। चीन के न्यूक्लियर टेस्ट पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया निंदा और चिंता का मिश्रण थी। पश्चिमी ताकतें, जो पहले से ही कम्युनिस्ट चीन से सावधान थीं, ने इस घटनाक्रम को शीत युद्ध के नाजुक शक्ति संतुलन में एक अस्थिर करने वाले कारक के रूप में देखा। हालांकि कई विकासशील देशों के लिए चीन का न्यूक्लियर टेस्ट सुपर पावर्स के प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा गया था। दशकों से शस्त्रागार का विकास। अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बाद चीन ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को विकसित और परिष्कृत करने के लिए एक दृढ़ रास्ते पर शुरुआत की। 1960 और 70 के दशक में कई परीक्षण हुए क्योंकि चीन ने न्यूक्लियर वेपन डिजाइन के विभिन्न पहलुओं में महारत हासिल करना चाहा।
फिशन से फ्यूजन तक, परमाणु बम से हाइड्रोजन बम तक, चीन के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों ने अपने देश की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज का लगातार विस्तार किया। ये परीक्षण अपनी चुनौतियों और असफलताओं के बिना नहीं थे। दुर्घटनाएं हुई और तकनीकी बाधाएं दुर्जेय थी। हालांकि एक विश्वसनीय न्यूक्लियर डिटेरेंट बनाने की चीन की प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। वॉरहेड्स विकसित करने के साथ साथ चीन ने इन हथियारों को पहुंचाने के साधन बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। शुरू में चीन की डिलीवरी सिस्टम्स बॉम्बर्स तक ही सीमित थी। हालांकि इन प्लेटफॉर्म्स की वल्नरेबिलिटी को पहचानते हुए चीन ने जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइल्स को विकसित करने को प्राथमिकता दी। भाग 5। आज चीन का न्यूक्लियर पोस्चर। न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए चीन का आज का न्यूक्लियर आर्सेनल 1964 में सामने आए उसके शुरुआती बल से कहीं अधिक विकसित है। दशकों के निवेश और आधुनिकीकरण ने चीन को एक दुर्जय न्यूक्लियर पावर में बदल दिया है, जिसके पास एक सोफिस्टिकेटेड और विविध आर्सेनल है। जबकि सटीक संख्याएं अभी भी गुप्त हैं, अनुमान है कि चीन के पास कई सौ न्यूक्लियर वॉरहेड्स का एक आर्सेनल है। चीन की परमाणु सेनाओं में अब डिलीवरी सिस्टम्स की एक ट्रायड शामिल है, जो किसी भी परमाणु हमले का मुकाबला करने और बदला लेने की क्षमता सुनिश्चित करती है। TF-41 जैसे लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दुनिया भर में लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स समुद्र की गहराई में चुपके से एक उत्तरजीविता सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन प्रदान करते हैं। चीन का न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन केवल संख्याओं से कहीं आगे है। देश ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल्स सहित अधिक उन्नत और सटीक वॉरहेड्स विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इन तकनीकी विकासों ने चीन की परमाणु सेना की प्रभावशीलता और घातकता को बढ़ाया है। भाग 6। एक ड्रैगन की परछाई। चीन की परमाणु शक्ति पर भारत का दृष्टिकोण। चीन की बढ़ती न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर उसके पड़ोसियों, खासकर भारत का ध्यान नहीं गया है। दोनों एशियाई दिग्गज, जो एक लंबी और अक्सर विवादित सीमा साझा करते हैं, का इतिहास प्रतिद्वंद्विता और अविश्वास से भरा है। चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम ने इस जटिल रिश्ते में एक नया आयाम जोड़ा है। भारत, जिसने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, चीन के न्यूक्लियर आर्सेनल को अपनी सुरक्षा चिंताओं के नजरिए से देखता है। 1962 का सीमा युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा, द्विपक्षीय संबंधों पर एक लंबी परछाई डालता है। यह ऐतिहासिक बोझ अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों के साथ चीन की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर नई दिल्ली में चिंताओं को बढ़ाता है। चीन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के आसपास की अस्पष्टता से भारत की चिंताएं और बढ़ जाती हैं। अन्य परमाणु शक्तियों के विपरीत चीन एक सख्त नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखता है, जिसमें यह वादा किया गया है कि संघर्ष में कभी भी पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि उन विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में स्पष्टता की कमी, जिनके तहत चीन परमाणु हथियारों के उपयोग पर विचार कर सकता है, अनिश्चितता पैदा करता है और संदेह को हवा देता है। भाग 7। वैश्विक निहितार्थ। एक मल्टीपोलर न्यूक्लियर वर्ल्ड। एक परमाणु शक्ति के रूप में चीन के उदय के वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर निहितार्थ हैं। दुनिया अब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की द्विध्रुवीय परमाणु प्रतिद्वंद्विता से परिभाषित नहीं होती है। चीन के नेतृत्व में नए न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के उद्भव ने एक मल्टीपोलर न्यूक्लियर ऑर्डर की शुरुआत की है, जो अधिक जटिल और संभावित रूप से अधिक अस्थिर है। एक मल्टीपोलर दुनिया में न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंडों और नियमों का अभाव गलत अनुमान और तनाव के जोखिम को बढ़ाता है। चीन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और क्षमताओं के आसपास पारदर्शिता की कमी इस विकसित हो रहे परमाणु परिदृश्य को प्रबंधित करने के प्रयासों को और जटिल बनाती है। इसके अलावा चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत उसके विस्तारित परमाणु शस्त्रागार के साथ वैश्विक शक्ति संतुलन में संभावित बदलाव के बारे में चिंताएं पैदा करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो लंबे समय से दुनिया की एकमात्र महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति का आदी रहा है, एक अधिक मुखर और सक्षम चीन के निहितार्थों से जूझ रहा है। भाग 8। निष्कर्ष। अनिश्चित भविष्य को नेविगेट करना।
एक नवजात परमाणु राज्य से एक प्रमुख परमाणु शक्ति तक चीन की यात्रा दृढ़ संकल्प, गोपनीयता और सुरक्षा और प्रतिष्ठा की अथक खोज द्वारा चिह्नित की गई है। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका से कथित खतरे से प्रेरित था, अब एक अधिक जटिल और बहुध्रुवीय दुनिया में काम करता है। 21वीं सदी में वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन की परमाणु महत्वाकांक्षाओं, उसकी प्रेरणाओं और उसकी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। गलतफहमियों को रोकने और परमाणु हथियारों के प्रसार से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए बातचीत, पारदर्शिता और आर्म्स कंट्रोल और जोखिम कम करने के उपायों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। दुनिया एक प्रमुख परमाणु शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को नेविगेट करते हुए चीन को आशा और आशंका के मिश्रण से देखती है। आने वाले वर्षों में चीन जो भी चुनाव करेगा, उसकी अपनी सुरक्षा, अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों और वैश्विक शांति और स्थिरता के भविष्य के लिए गंभीर परिणाम होंगे।